तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पे। ये इक्वेशन इंटर रिलेट करता है बॉइलिंग पॉइंट के चेंज को या फिर फ्रीजिंग पॉइंट के चेंज को किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर के साथ, इंक्रीमेंट इन प्रेशर के साथ। जैसे कि हमें पता है अगर पानी रहे, प्योर वाटर ही रहे, नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पर अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ना रह के 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाते रहें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते रहता है। उसी तरह से प्रेशर को अगर घटाए तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अगर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आप कंसीडर करें तो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, प्रेशर घटाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। तो मैं बेस मान के चलूंगा बॉइलिंग पॉइंट को, मैं जो भी कंसीडरेशन करूंगा, जो भी डिराइव करूंगा वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए करूंगा। आप इसे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। प्रोसेस सेम है, सिर्फ जहां पर बॉइलिंग होगा वहां पर आपको फ्रीजिंग कंसीडर करना होगा। जैसे लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्जन होगा, मैं जो कंसीडर करूंगा यहां पर, आप उसे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन मान सकते हैं। और ये इक्वेशन कुछ ऐसा है कि dp/dt अर्थात चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये L ये है लेटेंट हीट जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, और ये T जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। आगे चल के चलिए बात करते हैं ये T क्यों अपीयर कर रहा है, ये एग्जैक्टली है क्या। और ये है V2 और V1, इस पे हम आगे बात करेंगे। मैं यहां मोटे मोटे तौर पे आपको बता दूं कि अगर मान ले एक लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और हम ठीक बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, उस सिचुएशन में ये जो V1 है ये होगा उस लिक्विड का वॉल्यूम, और ये V2 होगा वेपर में कन्वर्ट होने के बाद उस वेपर का वॉल्यूम। तो ये V2 बड़ा होगा V1 से, नॉर्मली ऐसा ही होता है। हां, तो यहां T जो अपीयर कर रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है dp/dt जो है, जो कि रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। मान ले कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो, पानी की बात हो, 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर होगा, 101 डिग्री सेल्सियस में वो नहीं होगा। सो ये जो रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, इसीलिए यहां पर फंक्शन में टेम्परेचर अपीयर कर रहा है। तो चलिए इसे डिराइव करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो कंसीडर करेंगे वो होगा यूनिट मास का एक लिक्विड। तो ये है यूनिट मास का एक लिक्विड मान ले। और यहां पर ऊपर पिस्टन लगा हुआ है कुछ ऐसा, और अंदर जो है एक सर्टेन लिक्विड है। अब क्या है, हम इसका वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और बढ़ाने से होगा क्या, धीरे धीरे बढ़ाते गए एक ऐसा स्टेज आएगा जबकि इसके बाद अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो फिर ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते रहेगा। तो यहां पर अंदर है लिक्विड, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। इसके बाद अगर हम इसके वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो लिक्विड धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा एक स्टेप और ड्रॉ कर लेता हूं। इसके बाद इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाया गया, और वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाने से हुआ ये कि यहां पर थोड़ा लिक्विड रहेगा और थोड़ा लिक्विड का पार्ट ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इतना लिक्विड हमने मान लिया, और बाकी जो है यहां पर वेपर एग्जिस्ट कर रहा है, इसी लिक्विड का वेपर। हम इसे और बढ़ाते गए इसके वॉल्यूम को। सो वॉल्यूम को बढ़ाते साथ लिक्विड का कन्वर्जन और होते रहेगा वेपर में। यहां पर कुछ इस सिचुएशन में लिक्विड मान ले कुछ इतना सा रह गया, बहुत कम लिक्विड रह गया, और बाकी बहुत ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। और फाइनल स्टेप
ये कुछ ऐसा। यहां पर हमने वॉल्यूम को और थोड़ा बढ़ाया तो पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। सो ये वो वॉल्यूम है जब एग्जैक्टली सारा का सारा लिक्विड जो है वो वेपर में, इसी के वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो फिर यहां पर ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम V1 से डिनोट करते हैं, और यहां पर ये जो वॉल्यूम है जहां पर सारा का सारा लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसे हम V2 से डिनोट करते हैं। तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में इसे प्लॉट करें तो देखिए क्या होगा। यहां पर मान ले ये प्रेशर एक्सिस और ये वॉल्यूम एक्सिस। मैं थोड़ा प्रेशर एक्सिस को और बढ़ा लेता हूं कुछ इतना। तो ये हो गया प्रेशर एक्सिस और ये हो गया वॉल्यूम एक्सिस। सबसे पहले देखिए ये लिक्विड स्टेट में था और प्रेशर जितना घट रहा था वॉल्यूम उतना बढ़ रहा था, या फिर कहें वॉल्यूम बढ़ रहा था। यहां से यहां तक कंसीडर करें, वॉल्यूम बढ़ रहा था लिक्विड का और लिक्विड का प्रेशर जो है वो घट रहा था। सो इसे जब हम प्लॉट करेंगे कुछ ऐसे प्लॉट करेंगे। इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसके बाद जो है यहां से लेके यहां तक अब क्या होगा, वॉल्यूम को आप बढ़ाते जाएं, प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं होगा। यहां से यहां तक प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं होगा पर इसका वॉल्यूम बढ़ते रहेगा। प्रेशर में इंक्रीमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर सेम रह रहा और लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते जा रहा है। सो इस स्टेट कन्वर्जन के कारण प्रेशर जो है ये बढ़ नहीं पा रहा। सो प्रेशर कांस्टेंट रह जाएगा पर वॉल्यूम बढ़ते रहेगा। यहां से लेके यहां तक देखें, यहां भी अगर प्रेशर P होगा तो यहां भी प्रेशर P होगा और यहां भी प्रेशर P होगा, पर वॉल्यूम जो है वो चेंज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब ये जो सब्सटेंस है पूरी तरह से गैसेस स्टेट में आ गया है। तो अब से अब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर फिर ड्रॉप करने लगेगा। अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब प्रेशर फिर ड्रॉप करने लगेगा। अब ये जो सिनेरियो हमने कंसीडर किया था ये टेम्परेचर T में था मान ले। सो टेम्परेचर T पूरा का पूरा जो ये कन्वर्जन है, यहां सारे स्टेजेस जो हैं, हर एक स्टेज में यहां भी इसका टेम्परेचर T, यहां भी टेम्परेचर T, यहां भी T, यहां भी T, यहां भी T, हर जगह पे टेम्परेचर T है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ये आइसोथर्म है T टेम्परेचर पे। इसी तरह का सिनेरियो अगर हम क्रिएट करते हैं पर T टेम्परेचर में नहीं, T माइनस DT टेम्परेचर में, अर्थात ऐसा ही लिक्विड रहेगा, यही लिक्विड रहेगा पर T टेम्परेचर में नहीं रहेगा, T माइनस DT टेम्परेचर में रहेगा। तो बात तो वही है, वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो ड्रॉप करेगा, फिर धीरे धीरे ये जो है कन्वर्टेड होते जाएगा इसके वेपर स्टेट में। लेकिन ये जो कन्वर्जन होगा ये थोड़ा जल्दी होगा। और एक चीज ये है कि सेम प्रेशर के लिए, प्रेशर अगर सेम हो तो वॉल्यूम T माइनस DT में कम होगा। T माइनस DT अगर इसका टेम्परेचर हो इस पूरे प्रोसेस में तो फिर सेम प्रेशर के लिए वॉल्यूम कम होगा या फिर सेम वॉल्यूम के लिए प्रेशर कम होगा। तो पिछले केस में जब टेम्परेचर इसका T था, यहां अगर प्रेशर P था तो फिर T माइनस DT टेम्परेचर में प्रेशर इसका P से कम होगा, लेस देन P होगा। सो उस लॉजिक से अगर हम आइसोथर्म यहां पर ड्रॉ करें T माइनस DT के लिए तो वो आइसोथर्म कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। वो आइसोथर्म ऐसे, कुछ ऐसा। सेम प्रेशर कंसीडर करें जैसे कि P प्रेशर में T टेम्परेचर में वॉल्यूम इतना था, T माइनस DT टेम्परेचर में वॉल्यूम उससे थोड़ा कम है। सेम वॉल्यूम की ही अगर बात करें हम, यहां पर मान ले इस वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, यहां पर V वॉल्यूम में, तो T टेम्परेचर में इसका प्रेशर इतना था, ये था इसका प्रेशर, और T माइनस DT टेम्परेचर में इसका प्रेशर
इस समय कुछ इतना है, कम है, ऐसा ही होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर मान ले कि ये तो था आइसोथर्म T माइनस dt का। यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D। तो फिर यहां अगर हम V1 और V2 को प्लॉट करना चाहें तो देखें कहां पर होगा V1 और V2। यहां से लेके सीधा नीचे ये होगा V2 और ये होगा V1। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो स्टेज है, पॉइंट A से रिप्रेजेंटेड जो स्टेज है, यहां पर ये जो सब्सटेंस है ये पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में है, और पॉइंट B में आते आते ये जो सब्सटेंस है पूरी तरह से वेपर स्टेट में आ गया है, और बीच में इस रीजन में ये जो सब्सटेंस है ये लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट में है। अब हम क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं एक कार्नोट साइकिल। कैसा कार्नोट साइकिल कि यहां से पॉइंट A से लेके B से लेके यहां पॉइंट मान ले C तक, और उसके बाद पॉइंट C से लेके आगे बढ़ते हुए यहां एक इंटरमीडिएट पॉइंट से लेके पॉइंट A तक, तो हमें मिला एक कार्नोट साइकिल। सो इस कार्नोट साइकिल में यहां से यहां तक होगा आइसोथर्मल चेंज, यहां से यहां तक, और यहां से लेके यहां तक एडियाबैटिक चेंज, और यहां से लेके यहां तक फिर से आइसोथर्मल चेंज, और फिर से एडियाबैटिक चेंज। तो इस पूरे कार्नोट साइकिल में जो टोटल वर्क डन होगा, ये टोटल वर्क डन इस एरिया के बराबर होगा, और ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये ध्यान रखें, टोटल वर्क डन इसके एरिया के बराबर होगा। टोटल वर्क डन is equal to area of ABCD। अब दूसरे तरीके से अगर देखें आप, मान ले पॉइंट A से पॉइंट B तक इस कन्वर्जन में ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ले रहा है सिस्टम, और C से लेके D तक ये हीट रिलीज कर रहा है Q2। चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां से लेके यहां तक, A से लेके B तक और C से लेके D तक, तो A से लेके B तक ये जो काम करेगा वो बराबर होगा Q1 के, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है इंटरनल एनर्जी बढ़ता नहीं है, सिर्फ वो काम करता है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जितना भी हीट वो एब्जॉर्ब करता है उतना काम में कन्वर्ट हो जाता है। और C से लेके D तक ये Q2 हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब इतना ही अमाउंट का ये काम अब्सॉर्ब कर रहा है। और एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक, मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। जब हम कार्नो साइकिल पढ़ रहे थे, कार्नो इंजन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि ये दो जो एडियाबैटिक प्रोसेसेस है, इन दोनों में इसमें कुछ काम किया जाएगा सिस्टम में, और इस एडियाबैटिक चेंज में सिस्टम कुछ काम लेगा, और वो दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से कहता हूं कि वर्क डन, छोटा सा वर्क डन dW ओवर Q1, ये कितना होगा? सो वर्क डन ओवर Q1 ये क्या होगा? वर्क डन डेल W से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा W से। इसका कारण यह है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हमने इस पे काफी बात किया थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये बहुत कम है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन होगा इसे हम इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन मान रहे हैं, बहुत छोटा वर्क डन मान रहे हैं। सो इसे हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वर्क डन इस पूरे प्रोसेस में ये बराबर होगा Q1 माइनस Q2, ये टोटल वर्क डन होगा, क्योंकि Q1 हीट ये एब्जॉर्ब करेगा A से लेके B तक, और Q1 वर्क ये कर देगा, और Q2 हीट ये रिलीज करेगा,
तो Q2 वर्क डन ये अब्सॉर्ब कर लेगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू Q1 किया हुआ काम माइनस इस पे किया हुआ काम Q2। सो ये हो गया टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर का Q1 है। अब देखिए यहां पर हीट अब्सॉर्ब्ड जो है, ये हीट अब्सॉर्ब्ड शुड बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट उसी रेट से बढ़ते जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि Q किसी भी स्टेज में हीट अब्सॉर्ब्ड ये होगा सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो इससे आगे हम Q1 को कह सकते हैं K T1 और हम Q2 को कह सकते हैं K T2 और Q1 को फिर से K T1। तो आप इवैल्यूएट करें तो आप पाएंगे ये बराबर होगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये T2 किस समय का टेम्परेचर है? ये उस समय का टेम्परेचर है जबकि हीट अब्सॉर्ब किया जा रहा है Q2। Q2 कब अब्सॉर्ब किया जा रहा है? यहां पर, अर्थात टेम्परेचर क्या है? T माइनस T। और साथ ही साथ यहां पर T1 को देखिए, ये कौन सा टेम्परेचर होगा? ये टेम्परेचर होगा T। ये अगर T1 टेम्परेचर हम कहते हैं और यहां पर अगर T2 टेम्परेचर कहते हैं तो T1 T के बराबर है और T2 T माइनस DT के बराबर है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं T1 के जगह T माइनस T2 के जगह T माइनस DT डिवाइडेड बाय T। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं T माइनस T प्लस DT डिवाइडेड बाय T। तो इवैल्यूएट करें, ये होगा DT ओवर T। अब देखिए हमने टोटल वर्क डन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया था और हमने ये देखा था कि टोटल वर्क डन होगा एरिया ऑफ ABCD। तो ये तो एक पैरेललोग्राम है, इसे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा पैरेललोग्राम है और पॉइंट्स जो है वो यहां पर, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया कुछ इतना होगा। यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है, इस हाइट को अगर मैं H कहता हूं और ये जो साइड है, ये साइड को मान ले मैं कहता हूं X। तो यहां एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, इसका जो एरिया होगा ये बराबर होगा H इंटू X। तो फिर उसी लॉजिक से यहां पर देखें, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो डिपेंड करेगा इसके इस हाइट पे। ये जो हाइट है इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो हाइट है ये बराबर है इसके, और यहां पर हमने मान लिया प्रेशर P है और यहां पर प्रेशर है P माइनस DP। और ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये साइड बराबर होगा V2 माइनस V1 के। अगर ये जो DP है बहुत छोटा सा प्रेशर होगा तो हम इसे मान सकते हैं कि ये जो साइड है ये बिल्कुल बराबर होगा V2 माइनस V1 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन जो है डेल्टा W इज इक्वल टू, यही डेल्टा W टोटल वर्क डन पूरे प्रोसेस में जो कि बराबर होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के, ये बराबर होगा इसका हाइट जो कि है DP। यहां से देखिए ये हाइट DP होगा, ये अगर P माइनस DP पॉइंट हो और ये अगर P हो तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये DP होगा। DP इंटू X, X जो कि होगा V2 माइनस V1। सो V2 माइनस V1। सो ये तो हो गया टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1। ये Q1 क्या था? A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक अब्सॉर्ब किया हुआ हीट। A पॉइंट से B पॉइंट तक ये प्रोसेस क्या प्रोसेस है? A से लेके B तक इस सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पूरा स्टेट चेंज होने में, यहां से लेके यहां तक पूरा स्टेट चेंज होने में अगर ये Q1 हीट अब्सॉर्ब करता है तो यही होगा इसके लेटेंट हीट के बराबर। सो इसका लेटेंट हीट L, ये Q1 और ये L, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि डेल्टा W डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू
डेल्टा डब्ल्यू की जगह ये वाला वैल्यू डी पी इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय Q1 के जगह इसका लेटेंट हीट। तो देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू दिस और डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू दिस। सो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते साथ हम कहेंगे कि dp, दूसरे इक्वेशन से देखें, dp इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू dt ओवर t। तो इसी को इक्वेट करें, इसे इक्वेट करते साथ आप पाएंगे कि हमें dp और dt को एक साथ रखना है। सो dp ओवर dt, यहां dt ट्रांसपोज करके इधर आया, L को ले जाना है इधर और V2 माइनस V1 को ले जाना है इधर अपोजिट साइड में। सो दैट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय T इंटू V2 माइनस V1 और यही है क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। यहां पर dt बहुत बहुत छोटा एक टेम्परेचर होगा, तो किसी किसी जगह पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड है कि dt टेंड्स टू 0।